जॉन किट्स का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1795 से लेकर 1821 तक का है। ही वॉज द मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। जॉन किट्स जो थे वो मेंबर थे किस किस स्कूल के मेंबर थे? तो वो मेंबर थे कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के मेंबर थे जॉन किट्स किस स्कूल के मेंबर थे? तो वो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के मेंबर थे। जॉन किट्स का कुछ वर्क है, जैसे इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इमिटेशन का अर्थ नकल करना या कॉपी करना होता है। जॉन किट्स का वर्क है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1813 में लिखा गया था। जॉन किट्स का इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो कि 1813 में लिखा गया था। आइसाबेला और द पोर्ट ऑफ बसिल 1818 में लिखा था। जॉन किट्स ने आइसाबेला और द पोर्ट ऑफ बसिल 1818 में लिखा। हाइपेरियन वर्क विच इज़ बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। जॉन किट्स का हाइपेरियन वर्क जो बेस था पैराडाइज लॉस्ट पर। हाइपेरियन वर्क किसने लिखा है? तो हाइपेरियन वर्क जॉन किट्स ने लिखा है। हाइपेरियन वर्क कौन लिखा है? तो जॉन किट्स ने लिखा है। हाइपेरियन वर्क किस पर आधारित है? तो वो आधारित है पैराडाइज लॉस्ट पर। जॉन किट्स का हाइपेरियन वर्क किस पर आधारित है? तो वो आधारित है पैराडाइज लॉस्ट पर। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1819 में। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस किसने लिखा है? तो जॉन किट्स ने लिखा है। हाइपेरियन वर्क किसका है? हाइपेरियन वर्क जॉन किट्स का है। हाइपेरियन वर्क किसका है? तो जॉन किट्स का है। हाइपेरियन किस पर आधारित है? तो हाइपेरियन आधारित है पैराडाइज लॉस्ट पर। पैराडाइज लॉस्ट वही है जो मिल्टन ने लिखा हुआ था, जो कि एक पैराडाइज रिगेंड भी था। इंडिमियन वर्क किसका है? तो इंडिमियन वर्क 1818 में जॉन किट्स का है। इसका फेमस लाइन, इंडिमियन का फेमस लाइन क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एंडिमियन किसका लिखा हुआ है? एंडिमियन जॉन किट्स का लिखा हुआ है। एंडिमियन का फेमस लाइन क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। लेमिया किसने लिखा है? लेमिया लिखा है आपका क्या कहते हैं जॉन किट्स ने। तो जॉन किट्स का एक वर्क हो गया जो कि इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1813 में लिखा था। आइसाबेला और द पोर्ट ऑफ बासिल, ये 1818 में ही लिखा था। हाइपेरियन कौन लिखा है? तो जॉन किट्स ने हाइपेरियन लिखा है। ये बेस्ड किस पर है? तो पैराडाइज लॉस्ट पर बेस है। ईव ऑफ सेंट एग्नेस कौन लिखा है? जॉन किट्स लिखा है। ईव ऑफ सेंट एग्नेस कौन लिखा है? जॉन किट्स लिखा है। इंडिमिनियन किसका लिखा हुआ है? जॉन किट्स का लिखा हुआ है। इंडिमिनियन का फेमस लाइन क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। लेमिया किसने लिखा है? तो लेमिया भी आपका जॉन किट्स ने लिखा है। इनके कुछ फेमस पोएम है ओड टू नाइट एंगल। इनके कुछ फेमस पोएम है ओड टू नाइट एंगल, ओड ऑन ग्रीसियन अर्न, ओड ऑन साइकी, ओड ऑन मेलनकोली, ओड ऑन ऑटमन। कुछ फेमस पोएम है जॉन किट्स के जो कि ओड टू नाइट एंगल है। जॉन किट्स के कुछ फेमस पोएम है जो कि ओड टू नाइट एंगल है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन साइकी, ओड ऑन मेलनकोली, ओड टू ऑटमन। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न का फेमस लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ इज ब्यूटी। इनका फेमस सोनेट जो है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर।
जॉन कीट्स का फेमस सोनेट है जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। जॉन कीट्स का फेमस सोनेट है जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। विक्टोरियन पीरियड जो कि विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है 1837 से लेकर 1901 के पीरियड को विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है। विक्टोरियन पीरियड के टाइम में डोमिनेंट पोएम थे इस समय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। विक्टोरियन पीरियड के डोमिनेंट पोएट में से थे आपका लॉर्ड टेनिसन। लॉर्ड टेनिसन का डेट ऑफ बर्थ है 1809 से 1892 तक। लॉर्ड टेनिसन का डेट ऑफ बर्थ है 1809 से 1892 तक। लॉर्ड टेनिसन 1850 में पोएट लॉरिएट बने थे। लॉर्ड टेनिसन कब पोएट लॉरिएट बने थे? तो पोएट लॉरिएट 1850 में बने थे। पोएट लॉरिएट का अर्थ होता है राष्ट्र कवि। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ मृत्यु के बाद बने। ये जो अल्फ्रेड टेनिसन है, अल्फ्रेड टेनिसन जो पोएट लॉरिएट बने 1850 में, ये किसके डेथ के बाद बने थे? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद, ये 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ था, उसके बाद ये पोएट लॉरिएट बने थे। अल्फ्रेड टेनिसन का कुछ फेमस वर्क है जैसे कि टू ब्रदर्स इनका फेमस वर्क है जो कि 1827 में आया था। टिम्बकटू 1829 में आया था। इसके लिए इन्हें टिम्बकटू के लिए प्राइज़ मिला था अल्फ्रेड टेनिसन को। द प्रिंसेस, इसमें वुमेन एजुकेशन की चर्चा है। द प्रिंसेस में टेनिसन का एक वर्क है द प्रिंसेस जिसमें वुमेन एजुकेशन की चर्चा है। इन मेमोरियम, अल्फ्रेड टेनिसन ने एक एलेजी लिखा था जिसका नाम था इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो है ये एक एलेजी था। ये किसके डेथ पे लिखा गया हुआ था इन मेमोरियम? तो ये लिखा गया हुआ था ऑर्थर हेनरी हेलम के डेथ पर। इन मेमोरियम एलेजी जो कि लिखा हुआ था, कौन लिखा था? अल्फ्रेड टेनिसन। किसके डेथ पे लिखा था? तो AHH ऑर्थर हेनरी हेलम के मृत्यु पे लिखा था। इन मेमोरियम जो कि एलेजी था, इसी से एक पोएम तैयार हुआ था जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। टेनिसन का कुछ ड्रामा है जैसे द फैल्कन, द कप, क्वीन मैरी। टेनिसन का कुछ ड्रामा है जो कि द फैल्कन, द कप, क्वीन मैरी। टेनिसन का कुछ ड्रामा है जैसे द फैल्कन, द कप, क्वीन मैरी। अब आते हैं हम लोग विक्टोरियन पीरियड में सेकंड पोएट जो कि जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1812 से लेकर 1889 तक का है। ये विक्टोरियन पीरियड के राइटर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं? फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहते हैं। फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहते हैं। द लास्ट डचेज इनका पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग था। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है जिसका नाम है द लास्ट डचेज। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है जिसका नाम है द लास्ट डचेज। द लास्ट डचेज जो क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द लास्ट डचेज किसका लिखा हुआ है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ है लास्ट डचेज, जो कि क्या कहता है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। हिज फेमस वर्क, रॉबर्ट ब्राउनिंग का फेमस वर्क कौन कौन सा है? मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन किसका है? तो मैन एंड वुमेन रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। ड्रामेटिक लिरिक्स किसका है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। द रिंग एंड द बुक किसका लिखा हुआ है? तो द रिंग एंड द बुक लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। तो कौन कौन सा हो गया फेमस वर्क में? मैन एंड वुमेन,
ड्रामेटिक लिरिक्स, द रिंग एंड द बुक। ये वर्क किसका है? तो ये फेमस वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। इनका फेमस पोएम कौन कौन सा है? तो इनका फेमस पोएम है कोलंबस बर्थडे। इनका फेमस पोएम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का कौन सा है? कोलंबस बर्थडे, सोल्स ट्रेजेडी। ये दो फेमस पोएम है किसके? रॉबर्ट ब्राउनिंग के, जिसका नाम है कोलंबस बर्थडे एंड सोल्स ट्रेजेडी। कोलंबस बर्थडे एंड सोल्स ट्रेजेडी किसका लिखा हुआ है पोएम है? तो ये लिखा हुआ पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। रॉबर्ट ब्राउनिंग किसे लॉस्ट लीडर कहा था? रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था। रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था। चार्ल्स डिकेंस जो कि राइटर है आपके विक्टोरियन एरा के राइटर है चार्ल्स डिकेंस को क्लासिकल नॉवलिस्ट कहा जाता है। चार्ल्स डिकेंस को क्या कहा जाता है? चार्ल्स डिकेंस को क्लासिकल नॉवलिस्ट कहा जाता है। इनका जो फेमस वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, वो है चार्ल्स डिकेंस का, इनको क्लासिकल नॉवलिस्ट कहा जाता है। इनका फेमस वर्क है द पिकविक पेपर्स। चार्ल्स डिकेंस का जो फेमस वर्क का नाम है द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकेलबाई, द ओल्ड क्रेसोसिटी शॉप, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लेक होम, हार्ड टाइम्स, हाउस होल्ड वर्ड्स, लिटिल डोरिट, ए टॉल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस का जो कि जिसका ग्रेट एक्सपेक्टेशन वर्क है, जिसमें हीरो का नाम पिप होता है, PIP। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में हीरो का नाम क्या होता है? पिप होता है, और हीरोइन का नाम स्टेला होता है। आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ए टेल ऑफ टू सिटीज। तो चार्ल्स डिकेंस के कुछ वर्क है, जैसे इनके फेमस वर्क में हो गया द पिकविक पेपर्स। दूसरा है ओलिवर ट्विस्ट। तीसरा है निकोलस निकेलबाई, द ओल्ड क्रियोसिटी शॉप, डेविड कॉपरफील्ड किसका है? तो चार्ल्स डिकेंस का है। डेविड कॉपरफील्ड इनका ऑटोबायोग्राफी है। चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? डेविड कॉपरफील्ड। जो ऑटोबायोग्राफी है किसका? चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफी है। ब्लिक होम किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है। ब्लिक होम किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है। हार्ड टाइम्स किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है। हाउस होल्ड वर्ड्स लिटिल डोरिट, हाउस होल्ड वर्ड्स लिटिल डोरिट, ये किसका वर्क है? चार्ल्स डिकेंस का है। हाउस होल्ड वर्ड्स लिटिल डोरिट, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है। इस टेल ऑफ टू सिटीज़ में टू सिटीज़ के बारे में चर्चा है, वो लंदन और पेरिस के चर्चे हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसका वर्क है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपका वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, जिसका हीरो होता है पिप और हीरोइन का नाम होता है स्टेला। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का हीरो का नाम क्या है? पिप है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का हीरो का नाम पिप है और हीरोइन का नाम क्या है? स्टेला। चार्ल्स डिकेंस के एक और लास्ट वर्क है जिसका नाम है आवर म्यूचुअल फ्रेंड। अब आते हैं हम लोग वॉल्ट विटमैन के बारे में। वॉल्ट विटमैन जो एक अमेरिकन राइटर थे। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन राइटर थे। इनका ये भी विक्टोरियन पोएट थे। वॉल्ट विटमैन, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1819 से 1892 तक का है।
वाल्ट विटमैन का डेट 1819 से 1800 ही वाज अमेरिकन पोएट, वो अमेरिकन पोएट थे। इनके फेमस वर्क जिनका वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, पोएट कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को। चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को पोएट कहा था। वाल्ट विटमैन का जो फेमस वर्क है वो लिव्स ऑफ ग्रास है, ड्रम ट्रैप्स है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लिव्स ऑफ ग्रास और लिव्स ऑफ ग्रास से ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है, उसी का पार्ट है। लिव्स ऑफ ग्रास का ही पार्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, पोएट एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। कुछ अदर विक्टोरियन राइटर है जिसमें चार्ली ब्रोंटी है, एमिली ब्रोंटी और एनी ब्रोंटी है। ये तीनों को स्ट्रॉमी सिस्टर कहा जाता है, चार्ली ब्रोंटी, एमिली ब्रोंटी और एनी ब्रोंटी। चार्लोट ब्रोंटी का जो वर्क है उसका नाम है द प्रोफेसर जो उनका वर्क है सबसे पहले लिखा गया हुआ था, पर उसमें कुछ लव की बातें लिखी गई हुई थी जिसके कारण लोगों ने उसे पब्लिश नहीं होने दिया। ये पब्लिश जो द प्रोफेसर हुआ था इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था द प्रोफेसर, जो कि 1857 में हुआ था। एक इनका अदर वर्क है जिसका नाम है जेन अय्यर जो है वो चार्ली ब्रोंटी का एन ऑटोबायोग्राफी है, उनका आत्मकथा है। जेन अय्यर जो कि 1847 में लिखा गया हुआ था। एक सरले है जो कि 1849 में लिखा गया हुआ था। एक विलिटले है जो कि 1853 में लिखा गया हुआ था। इमली ब्रोंटी के दो फेमस वर्क है जिसमें नाम है वुदरिंग हाइट का जो हीरो होता है उसका नाम हेथक्लिफ है। वुदरिंग हाइट किसने लिखा है? तो वुदरिंग हाइट जो लिखा हुआ है नॉवेल, ये नॉवेल इमली ब्रोंटी का लिखा गया हुआ है। एफ.आर. लेविस कॉल्ड इट अ स्पोर्ट, ये किसका लिखा हुआ है? इमली ब्रोंटी का लिखा हुआ है। इमली ब्रोंटी का वुदरिंग हाइट जो है इमली ब्रोंटी का लिखा हुआ है जिसमें हेथक्लिफ कैरेक्टर होता है। इमली ब्रोंटी का एक और वर्क है जिसका एफ.आर. लेविस कॉल्ड इट अ स्पोर्ट, ये इमली ब्रोंटी का लिखा हुआ है। एनी ब्रोंटी का जो वर्क है जिसका नाम है एग्नेस ग्रे, एनी ब्रोंटी का जो वर्क है उसका नाम है एग्नेस ग्रे। और एक है द टेनेंट ऑफ वॉल्ट फिले हॉल, जो एनी ब्रोंटी का जो दो वर्क है जिसका नाम है एग्नेस ग्रे और दूसरा जो नाम है द टेनेंट ऑफ वॉल्ट फिले हॉल। द टेनेंट ऑफ वॉल्ट फिले हॉल किसका है? तो एनी ब्रोंटी का है। द टेनेंट ऑफ वॉल्ट फिले हॉल, द टेनेंट ऑफ वॉल्ट फिले हॉल किसका है? तो एनी ब्रोंटी का है। जॉर्ज इलियट, ये जॉर्ज इलियट जो है ये भी विक्टोरियन पोएट है। इनका टाइम पीरियड 1819 से लेकर 1880 तक है। जॉर्ज इलियट का जो फेमस वर्क है सीन्स ऑफ क्लर्कल लाइफ, जॉर्ज इलियट का जो फेमस वर्क है उसमें है सीन्स ऑफ क्लर्कल लाइफ, एडम बिडे, द मिल ऑफ द फ्लॉस। जॉर्ज इलियट का जो फेमस वर्क है सीन्स ऑफ क्लर्कल लाइफ, एडम बेड, द मिल ऑफ द फ्लॉस। सीन्स ऑफ क्लर्कल लाइफ, एडम बेड, द मिल ऑफ द फ्लॉस। ये किसका लिखा हुआ वर्क है? तो ये जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ वर्क है। और इनका दो वर्क है जिसका नाम है सिलास मैरिनर जो कि जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ है, और रमालो भी जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ है। सिलास मैरिनर और रमालो ये दोनों जॉर्ज इलियट का लिखा गया वर्क है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न पोएट्स में। मॉडर्न पोएट में जो सबसे पहले मॉडर्न पोएट में जिस पोएट को हम पढ़ेंगे उनका नाम है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1840 से 1928 तक है। थॉमस हार्डी का जो फिक्शनल टाउन है उसे वेसेक्स और कास्टरब्रिज कहा जाता है। वेसेक्स और कास्टरब्रिज किसका फिक्शनल टाउन है? तो वो है थॉमस हार्डी का। थॉमस हार्डी का वेसेक्स और कास्टरब्रिज उनका टाउन था, फिक्शनल टाउन था।
और इसके बाद आर के नारायण का पूछा जाता है कि फिक्शनल टाउन कौन है। तो आर के नारायण का जो फिक्शनल टाउन है उसे बोलते हैं हम लोग मालगुड्डी। और मुल्क राज आनंद जिसे भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है, मुल्क राज आनंद को राज आनंद का जो मुल्क राज आनंद का जो फिक्शनल टाउन है वो बुलासा है। मुल्क राज आनंद का जो फिक्शनल टाउन है वो बुलासा है। अब हम लोग थॉमस हार्डी के कुछ फेमस वर्क के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले उनका आता है डिस्परेट रेमेडीज़ अंडर द ग्रीन वुड ट्री। डिस्परेट रेमेडीज़ अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जो कि नॉवेल है, नॉवेल लिखा था ये थॉमस हार्डी ने। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अंडर द ग्रीन वुड ट्री का जो अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में एज ए सॉन्ग इसको यूज किया हुआ है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जो कि शेक्सपियर ने इसे सॉन्ग के रूप में एज यू लाइक इट में यूज किया हुआ है। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज़, ये थॉमस हार्डी का थर्ड वर्क। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज़, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज़ फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। फोर्थ वर्क जो आपका थॉमस हार्डी का ही है, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, जो कि टाइटल लिया गया हुआ था इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड से। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड का, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड का जो टाइटल लिया गया था इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड से। इलेजी जो लिखा जाता है वो किसी न किसी के डेथ पे लिखा जाता है। तो ये इलेजी जो लिखा गया हुआ था इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, ये थॉमस ग्रे ने रिचर्ड वेस्ट के डेथ पर लिखा था। थॉमस ग्रे ने रिचर्ड वेस्ट के डेथ पर लिखा हुआ था ये इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, और इसी से टाइटल लिया गया हुआ था फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड वर्क है, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड वर्क है थॉमस हार्डी का। वही इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड जो कि वर्क है आपका इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, जो कि वर्क है ये थॉमस ग्रे का, जो कि लिखे थे डेथ रिचर्ड वेस्ट के डेथ पर। और अदर वर्क में जो आता है थॉमस हार्डी का जो पांचवा वर्क है, द हैंड ऑफ इथेलबर्टा, द हैंड ऑफ इथेलबर्टा, द रिटर्न ऑफ नेटिव, द ट्रम्पड़ी मेजर, द लाउडिसिया, टू ऑन ए टावर, मेयर ऑफ कास्टरबीज, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया हुआ है। मेयर ऑफ कास्टरबीज में जो हीरो का नाम होता है वो माइकल हेनचार्ड होता है। मेयर ऑफ कास्टरबीज में जो हीरो का नाम होता है माइकल हेनचार्ड होता है। हीरोइन का नाम सुजैन होता है, जो कि माइकल हेनचार्ड सुजैन को न्यूसन के हाथों बेच देता है। अदर वर्ड में थॉमस हार्डी का जो 11वां वर्क है जिसका नाम है द बिलव्ड किसका वर्क है? थॉमस हार्डी का वर्क है। टेस ऑफ द अंबर विलाज जो कि थॉमस हार्डी का लिखा गया हुआ है। इसका सब टाइटल का नाम है पुअर वुमेन, और इनका 13th वर्क आता है द ज्यूड ऑफ ऑब्सक्योर। ये थॉमस हार्डी के कुछ वर्क्स थे, 13 वर्क्स। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड राइटर के, जिसका नाम है जीबी शॉ, जो कि मेंबर थे फेबियन सोसाइटी के। जॉर्ज बर्नार्ड्स, ये सेकेंड राइटर जॉर्ज बर्नार्ड्स जो कि मेंबर थे फेबियन सोसाइटी के। नोबेल प्राइज़ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था तो 1925 में मिला था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ कब मिला था तो 1925 में मिला था। जेबी शॉ का कुछ फेमस वर्क का नाम है जैसे प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, विडोवर्स हाउस, द फिलैंडर्ड, द आर्म एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, द मैन ऑफ डेस्टिनी, कैंडिडा, द मेजर बार्बर, जेनेवा, पिगमेलियन।
ये वर्क जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के थे, जिसमें प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, विडोवर्स हाउस, द फ्लैंडर्ड, द आर्म एंड द मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा, द मेजर बार्बर, जेनेवा, ये सब वर्क किसके थे? तो जीवी शॉ के वर्क थे। जीवी शॉ के द्वारा चॉकलेट क्रीम हीरो या चॉकलेट क्रीम सोल्जर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये किया गया हुआ था द आर्म एंड द मैन वर्क में किया गया हुआ था। द आर्म एंड द मैन में जीवी शॉ ने चॉकलेट क्रीम हीरो और सोल्जर के बारे में बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मॉडर्न पोएट के बारे में, जिसका नाम है जॉन गोल्सवर्थी। जॉन गोल्सवर्थी जो मॉडर्न पोएट जॉन गोल्सवर्थी, जिनका टाइम पीरियड था 1867 से 1933 तक। इनका जो फेमस वर्क था उसमें जॉन गोल्सवर्थी का जो फेमस वर्क था द सिल्वर बॉक्स, द स्ट्रीफ जस्टिस। ये इनका 3 ऐसा वर्क था, द सिल्वर बॉक्स, द स्ट्रीफ जस्टिस, जो कि प्रेमचंद ने इन तीनों को हिंदी में ट्रांसलेट किया। प्रेमचंद ने इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गोल्सवर्थी के वर्क को, जिसका नाम था द सिल्वर बॉक्स, द स्ट्रीफ जस्टिस। और इनके कुछ वर्क हैं जैसे कि द स्किन गेम, लॉयल्टीज, द फोर्सिथ केज, द स्किन गेम, लॉयल्टीज, द फोर्सिथ केज, एस्केप, द स्किन गेम, लॉयल्टीज, द फोर्सिथ केज, एस्केप। अब हम लोग चौथे राइटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑस्कर विल्डे, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1856 से 1900 तक था। 44 साल इनकी उम्र थी। ऑस्कर विल्डे का जो वर्क है उसमें नाम है सैलोम, SALOME, जो कि 1892 का स्टोरी है। ऑस्कर विल्डे का सैलोम, द इम्पोर्टेंस बीइंग अर्नेस्ट, सैलोम, द इम्पोर्टेंस बीइंग अर्नेस्ट, ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये किसका वर्क है? तो ऑस्कर विल्डे का सैलोम, द इम्पोर्टेंस बीइंग अर्नेस्ट, ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये सब ऑस्कर विल्डे का वर्क था। अब हम लोग बात करेंगे W.B. येट्स के बारे में। हम लोग फिफ्थ पोएट जो कि W.B. येट्स के बारे में बात करेंगे। W.B. येट्स, ही वॉज बोर्न इन डबलिन। वो W.B. येट्स कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो डबलिन में जन्म हुआ था। ये एक आयरिश पोएट थे। ही वॉज नोन एज आयरिश पोएट। W.B. येट्स आयरिश पोएट थे। आयरिश पोएट थे। डबलिन में W.B. येट्स का जन्म हुआ था। ये आयरिश पोएट थे। इन्हें लास्ट रोमांटिक पोएट भी कहते हैं। लास्ट रोमांटिक पोएट किसे कहते हैं? W.B. येट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहते हैं। आयरिश पोएट W.B. येट्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे। W.B. येट्स का जन्म आयरलैंड के डबलिन में हुआ था। W.B. येट्स का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड के डबलिन में हुआ था। ही वॉज नोन एज वॉर पोएट। ये आयरिश पोएट थे। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये लास्ट रोमांटिक पोएट भी कहे जाते हैं W.B. येट्स। मेंबर ऑफ राइमर्स क्लब, ये W.B. येट्स जो थे मेंबर ऑफ राइमर्स क्लब के मेंबर थे। W.B. येट्स जो थे वो मेंबर ऑफ राइमर्स क्लब के थे। W.B. येट्स किसके मेंबर थे? तो राइमर्स क्लब के मेंबर थे। गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1923। W.B. येट्स ने 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। W.B. येट्स को 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। W.B. येट्स का जो फेमस वर्क है उसमें है द लेक इसले ऑफ इनेस्ट्री।
विद डब्ल्यू बी येट्स का जो फेमस पोएम्स है वर्क है द लेक ऑफ इसले ऑफ आइनेस्ट्री, द लेक ऑफ इसले ऑफ आइनेस्ट्री, द क्वीन हैमलेट। द लेक इसले ऑफ आइनेस्ट्री ये मॉडर्न वर्सन था जो कि डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा लिखा गया हुआ था। द लेक इसले ऑफ आइनेस्ट्री, द क्वीन हैमलेट, द क्वीन हैमलेट सेकेंड वर्क इनका द क्वीन हैमलेट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विलियम बटलर विट्स का, डब्ल्यू बी येट्स का जो तीसरा वर्क है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। चौथा वर्क द टावर है। द टावर किसका लिखा हुआ है 1928 में, तो ये लिखा गया हुआ है डब्ल्यू बी येट्स का। सेलिंग टू बेंजामिनटियम पोएम आया था। द टावर में, टावर वर्क में सेलिंग टू बेंजान्टियम पोएम आया था। द टावर इनका जो वर्क था उसके अंदर में सेलिंग टू बेंजान्टियम पोएम आया था। इनका पांचवा वर्क है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर किसका लिखा हुआ है, तो विलियम बटलर इट्स का लिखा हुआ है। डब्ल्यू बी येट्स जो थे ओल्ड एज पे फोकस करते थे। द सेकेंड कमिंग, द सेकेंड कमिंग किसका लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू बी येट्स का लिखा हुआ है द सेकेंड कमिंग, जिसे डायस्टोपियन पोएम या प्रोफेटिक पोएम भी कहते हैं। द सेकेंड कमिंग को क्या कहते हैं, डायस्टोपियन पोएम या प्रोफेटिक पोएम भी कहते हैं। सातवां वर्क जो डब्ल्यू बी येट्स का है द सेकेंड कमिंग का लाइन था थिंग्स फॉल ए पार्ट। इसी लाइन को नोवेल बनाया चिनुआ अचीबे ने। द सेकेंड कमिंग जो वर्क था इनका विलियम बटलर इट्स का, इसी में लाइन था थिंग्स फॉल ए पार्ट। जो डब्ल्यू बी येट्स का जो वर्क था द सेकेंड कमिंग, उसी का लाइन था थिंग्स फॉल अपार्ट। इसी लाइन को नोवेल बनाया था चिनुआ अचीबे ने। ये सब 6 पोएम थे डब्ल्यू बी येट्स का, जो जिसमें पहला था द लेक इसले ऑफ आइनेस्ट्री, द लेक इसले ऑफ इनिस्ट्री। द सेकेंड था द क्वीन हैमलेट, सेकेंड था द क्वीन हैमलेट। थर्ड जो था द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। चौथा जो था द टावर था। द टावर के वर्क में ही सेलिंग टू बेंजान्टियम पोएम आया था। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, डब्ल्यू बी येट्स का जो पांचवा पोएम था जो उसका नाम था ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। जो इनका छठा पोएम था उसका नाम था द सेकेंड कमिंग, छठा पोएम का नाम सेकेंड कमिंग था। इस सेकेंड कमिंग जो छठा था उसको डायस्टोपियन पोएम या प्रोफेटिक पोएम भी कहते हैं। द सेकेंड कमिंग में एक लाइन आया हुआ था थिंग्स फॉल ए पार्ट, थिंग्स फॉल ए पार्ट। इसे नॉवेल बनाया चिनुआ अचीबे ने। डब्ल्यू बी येट्स का कुछ दूसरा वर्क प्ले जो है जिसका नाम है द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर ये किसका है, डब्ल्यू बी येट्स का है। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर किसका वर्क है, डब्ल्यू बी येट्स का है। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर किसका है, तो डब्ल्यू बी येट्स का है। द आवर ग्लास, द आवर ग्लास किसका वर्क है, द आवर ग्लास जो वर्क है डब्ल्यू बी येट्स का है। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर किसका वर्क है, तो डब्ल्यू बी येट्स का है। द आवर ग्लास, द आवर ग्लास किसका है, तो वो द आवर ग्लास जो है डब्ल्यू बी येट्स का है। द इट एंड द मून, द इट एंड द मून ये किसका वर्क है, तो ये भी डब्ल्यू बी येट्स का है। और ए विजन ये सब प्ले था, डब्ल्यू बी येट्स का 4 प्ले था जिसमें पहला था द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, द आवर ग्लास, द इट एंड द मून, अ विजन। ये सब किसका था, डब्ल्यू बी येट्स का प्ले था। अब हम लोग बात करेंगे 6 पोएट का जिसका नाम है वॉल्टर डी ला मारे। वॉल्टर डी ला मारे, वॉल्टर डी ला मारे जिसका 1873 से 1956 का था टाइम पीरियड था। ये सब मॉडर्न पोएट थे।
ही वाज जॉर्जियन पोएट, वह जॉर्जियन पोएट थे। मेंबर ऑफ जॉर्जियन ग्रुप ऑफ पोएट, मेंबर ऑफ जॉर्जियन ग्रुप ऑफ पोएट थे। इनका जो फेमस वर्क है द लिसनर, द लिसनर किसका है? वॉल्टर डी ला मारे का। वॉल्टर डी ला मारे का क्या है? द लिसनर। द लिसनर किसका है? वॉल्टर डी ला मारे का द लिसनर है। एन इपीटैफ, एन इपीटैफ किसका वर्क है? तो वॉल्टर डी ला मारे का है एन इपीटैफ। एन इपीटैफ किसका वर्क है? वॉल्टर डी ला मारे का है एन इपीटैफ। तो वॉल्टर डी ला मारे का जो वर्क है द लिसनर है एन इपीटैफ। हार्डी आस्क्ड हिज हीरो टू रीड द लिसनर एंड दैट इज पॉसिबली फाइनेस्ट पोएम ऑफ द सेंचुरी। थॉमस हार्डी ने अपने वाइफ को कहा कि रीड करो, पढ़ो द लिसनर। लिसनर किसका लिखा हुआ था? तो वॉल्टर डी ला मारे का लिखा हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि ये फाइनेस्ट पोएम है इस सेंचुरी का, इस सेंचुरी का फाइनेस्ट पोएम है। तो वॉल्टर डी ला मारे का दो वर्क है, द लिसनर एंड इपीटैफ, द लिसनर एंड इपीटैफ, द लिसनर एंड इपीटैफ। ये वर्क है वॉल्टर डी ला मारे का, द लिसनर एंड इपीटैफ। ये दो वर्क है जो कि वॉल्टर डी ला मारे का। और इसी द लिसनर पर थॉमस हार्डी ने कहा था अपने वाइफ से कि यू रीड दिस पोएम एंड दिस पोएम इज फाइनेस्ट पोएम ऑफ दिस सेंचुरी। अब हम लोग 7th राइटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का जो पूरा नाम है डेविड हॉर्वर्ट लॉरेंस है। D.H. लॉरेंस जो कि मेंबर ऑफ जॉर्जियन पोएट्री है। D.H. लॉरेंस जो है मेंबर ऑफ जॉर्जियन पोएट्री है। इनका जो फेमस पोएम का नाम है, जो फेमस पोएम सब है इनका नाम है, पहला का नाम है आर्मर्स, एमरस, AMOURS, एमरस जो है वर्क है D.H. लॉरेंस का। 100K बिहेव कम थ्रू, 100K बिहेव कम थ्रू, ये किसका वर्क है? तो D.H. लॉरेंस का पहला वर्क है एमरस, दूसरा वर्क है 100K बिहेव कम थ्रू, तीसरा वर्क है टॉर्टोइस, तीसरा वर्क है बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स, बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स जो कि वर्क है D.H. लॉरेंस का। पेंसाइस किसका वर्क है? तो D.H. लॉरेंस का वर्क है। स्नेक किसका वर्क है? स्नेक जो कि 12th में पढ़ना है, ये D.H. लॉरेंस का वर्क है। तो D.H. लॉरेंस का जो फेमस पोएम सब है, पोएम में आ जाता है एमरस, 100K बिहेव कम थ्रू, पहला एमरस, दूसरा 100K बिहेव कम थ्रू, तीसरा टॉर्टोइस, चौथा बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स, पांचवा पेंसाइज, छठा स्नेक। ये D.H. लॉरेंस के वर्क हैं। D.H. लॉरेंस के कुछ जो नॉवेल हैं, ये सब पोएम थे जो कि 6 पोएम थे। अब इनका आता है नॉवेल जो इनका आता है उसमें पहला है द वाइट पीकॉक नॉवेल है D.H. लॉरेंस का। वाइट पीकॉक नॉवेल है D.H. लॉरेंस का, सबसे पहला नॉवेल है D.H. लॉरेंस का द वाइट पीकॉक। द ट्रेस पासर किसका है वर्क? तो D.H. लॉरेंस का है द ट्रेस पासर। सन्स एंड लवर्स किसका वर्क है? तो D.H. लॉरेंस का है। द रेनबो किसका है? तो द रेनबो D.H. लॉरेंस का है। वुमेन इन लव किसका है? तो D.H. लॉरेंस का है। D.H. लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफी सन्स एंड लवर्स है। D.H. लॉरेंस का आत्मकथा क्या है? सन्स एंड लवर्स। कंगारू 1923, कंगारू जो वर्क है ये D.H. लॉरेंस का है जो कि 1923 में। इसे थॉट
एडवेंचर भी कहते हैं। डी.एच. लॉरेंस का जो वर्क है कंगारू, इसे थॉट एडवेंचर भी कहते हैं। द बॉय इन द बुश, द बॉय इन द बुश किसका वर्क है? द डी.एच. लॉरेंस का वर्क है। प्लम्ड सरपेंट, प्लम्ड सरपेंट किसका वर्क है? द डी.एच. लॉरेंस का है। लेडी चार्टले, लेडी चार्टले लवर, ये किसका वर्क है? द डी.एच. लॉरेंस का वर्क है, लेडी चार्टले लवर। लेडी चार्टले लवर को प्रोहिबिट टू पब, इसे पब में रोक लगाया गया होता। प्रोहिबिट का अर्थ होता है रोकना, क्योंकि इसमें ओपन सेक्सुअलिटी था लेडी चार्टले में। टोटल डी.एच. लॉरेंस के 9 नॉवल है, जिसमें पहला है द वाइट पीकॉक 1911, द वाइट पीकॉक, द ट्रेस पासर, दूसरा है द ट्रेस पासर, द ट्रेस पासर, सन्स एंड लवर्स तीसरा नॉवेल है, सन्स एंड लवर्स तीसरा नॉवेल है डी.एच. लॉरेंस का, जो कि आत्मकथा भी है। द रेनबो चौथा है इनका, डी.एच. लॉरेंस का चौथा वर्क है नॉवेल, जो कि द रेनबो है। वुमेन इन लव, वुमेन इन लव इनका पाँचवा है, वो डी.एच. लॉरेंस का जो पाँचवा है वुमेन इन लव है। छठा जो है कंगारू है, छठा कंगारू है, कंगारू को थॉट एडवेंचर भी कहते हैं। द बॉय इन द बुश, द बॉय इन द बुश इनका सातवां नॉवेल है। प्लम्ड सरपेंट, प्लम्ड सरपेंट इनका आठवां नॉवेल है। लेडी चार्टले लवर, लेडी चार्टले लवर जो कि डी.एच. लॉरेंस का है, इससे प्रोहिबिटेड टू पब में किया गया था, क्योंकि इसमें ओपन सेक्सुअलिटी था। हिज शॉर्ट स्टोरीज, डी.एच. लॉरेंस का जो शॉर्ट स्टोरीज है, जो कि पर्शियन ऑफिसर, डी.एच. लॉरेंस का जो शॉर्ट स्टोरीज है उसमें पहला है पर्शियन ऑफिसर, पर्शियन ऑफिसर इनका पहला शॉर्ट स्टोरी है। दूसरा है इंग्लैंड माई इंग्लैंड, इंग्लैंड माई इंग्लैंड इनका शॉर्ट स्टोरी है डी.एच. लॉरेंस का। पर्शियन ऑफिसर, इंग्लैंड माई इंग्लैंड, पर्शियन ऑफिसर, इंग्लैंड माई इंग्लैंड। तीसरा इनका है द वर्जिन जिप्सी, द वर्जिन जिप्सी जो है वो डी.एच. लॉरेंस का शॉर्ट स्टोरी है, द वर्जिन जिप्सी। द लवली लेडी, ये शॉर्ट स्टोरी है डी.एच. लॉरेंस का, डी.एच. लॉरेंस का 4 शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें पर्शियन ऑफिसर, पर्शियन ऑफिसर, पर्शियन ऑफिसर, इंग्लैंड माई इंग्लैंड, दूसरा है इंग्लैंड माई इंग्लैंड, इंग्लैंड माई इंग्लैंड। तीसरा है द वर्जिन जिप्सी, द वर्जिन जिप्सी, द वर्जिन जिप्सी। द लवली लेडी चौथा है द लवली लेडी। डी.एच. लॉरेंस का जो एक एस्से है, एक 2 एस्से है, जिसका नाम है मॉर्निंग इन मैक्सिको। जो डी.एच. लॉरेंस का जो 2 एस्से है, जिसका पहला का नाम है मॉर्निंग इन मैक्सिको, मॉर्निंग इन मैक्सिको जो डी.एच. लॉरेंस का पहला एस्से है। द ट्यूब लाइट इन इटली, द ट्यूब लाइट इन इटली जो कि डी.एच. लॉरेंस का एस्से है। मॉर्निंग इन मैक्सिको, द ट्यूब लाइट इन इटली, डी.एच. लॉरेंस का 2 एस्से है, मॉर्निंग इन मैक्सिको, द ट्यूब लाइट इन इटली। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वें राइटर का, जिसका नाम है जेम्स जॉयस। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वें राइटर का, जिसका नाम है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस जो है वो 1882 से इनका 1941 का टाइम पीरियड था। ये मॉडर्न पोएट थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलो करते थे। जेम्स जॉयस जो थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलो करते थे, जेम्स जॉयस जो थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलो करते थे। उनका वर्क का नाम था अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन। जेम्स जॉयस का जो वर्क था अ पोर्ट्रेट of the artist as young man, a portrait of the artist as young man। Stephen Hero, Stephen Hero, a portrait of the artist as young man। जेम्स जॉयस का जो वर्क है, जिसमें पहला आता है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, ए portrait of the artist as young man
स्टीफन हीरो, स्टीफन हीरो। पहला जो इनका है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, स्टीफन हीरो, स्टीफन हीरो, दूसरा स्टीफन हीरो। तीसरा जो है एक्साइल्स, तीसरा जो है एक्साइल्स। चौथा जो है वो यूलिसेस, ULYSSES। और पांचवा है फिनेगैंस वेक। पहला जो है जेम्स जॉयस का जो पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, दूसरा है स्टीफन हीरो, तीसरा है एक्साइल्स EXILES, एक्साइल्स इसका इनका तीसरा वर्क है। चौथा वर्क है यूलिसेस, ULYSSES, यूलिसेस। और चौथा है फिनेगैंस वेक, फिनेगैंस वेक, फिनेगैंस वेक। अब हम लोग नौवें राइटर के बारे में देखेंगे, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो कि मॉडर्न पोइट है, जिसका टाइम पीरियड 1882 से 1941 है, 1882 से 1941। फॉलो करती थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलो करती थी जेम्स जॉयस, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलो करते थे जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, दोनों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ करते थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ड क्वाइंड बाय विलियम जेम्स, विलियम जेम्स के द्वारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पॉइंट किया गया हुआ था। फेमस वर्क वर्जीनिया वुल्फ का है द वॉयज आउट, फेमस वर्क है द वॉयज आउट। फर्स्ट वर्क जो है वर्जीनिया वुल्फ का द वॉयज आउट, द वॉयज आउट जो है वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। सेकेंड है नाइट एंड डे वर्जीनिया वुल्फ का है। जैकब्स रूम वर्जीनिया वुल्फ का है, जैकब्स रूम वर्जीनिया वुल्फ का है। मिस डॉलवे वर्जीनिया वुल्फ का है। टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का है। द वेव वर्जीनिया वुल्फ का है। ऑरलैंडो जो कि वर्जीनिया वुल्फ का बायोग्राफी है, आत्मकथा है वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो। 7 जो फेमस वर्क है इनका वर्जीनिया वुल्फ का जो 7 वर्क है उसमें द वॉयज आउट, नाइट एंड डे, जैकब्स रूम, मिस डॉलवे, टू द लाइट हाउस, द वेव, ऑरलैंडो, ये वर्क किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का है। वर्जीनिया वुल्फ का जो एस्से है, जिस एस्से जो फेमस एस्से द कॉमन रीडर, ए रूम ऑफ वंस ओन, ए कॉमन रीडर, अ रूम ऑफ वंस ओन, द मूवमेंट। वर्जीनिया वुल्फ का जो एस्से है वह है एक द कॉमन रीडर। वर्जीनिया वुल्फ का जो एस्से है वो द कॉमन रीडर है। इसके बाद अ रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ का जो एस्से है द कॉमन रीडर, अ रूम ऑफ वंस ओन, द मूवमेंट। ये सब वर्जीनिया वुल्फ का एस्से है। अब हम लोग मॉडर्न राइटर में 10वें पोइट को पढ़ेंगे जिसका नाम है E.M. फॉस्टर, जो कि जिनका पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है। E.M. फॉस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है। इनका जो E.M. फॉस्टर का वर्क है, जैसे वर्क है 7 वर्क है। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, इनका फेमस वर्क है E.M. फॉस्टर का वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, द लॉन्गेस्ट जर्नी, ए रूम विथ अ व्यू, E.M. फॉस्टर का है ए रूम विथ अ व्यू। हावर्ड्स एंड किसका है? तो E.M. फॉस्टर का है। ए पैसेज टू इंडिया किसका है? E.M. फॉस्टर का है। टू ईथर्स फॉर डेमोक्रेसी किसका है? E.M. फॉस्टर का है।
टू ईथर्स फॉर डेमोक्रेसी किसका है? ई एम फॉस्टर का है। द स्टोरी ऑफ सिरेन, द स्टोरी ऑफ सिरेन किसका है? ई एम फॉस्टर का है। ई एम फॉस्टर का 7 वर्क है। वेयर, जिसमें पहला है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। ई एम फॉस्टर का जो पहला वर्क है जिसका नाम है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड द लॉन्गेस्ट जर्नी। सेकेंड जो ई एम फॉस्टर का द लॉन्गेस्ट जर्नी, ए रूम विथ अ व्यू, हावर्ड्स एंड, ए पैसेज टू इंडिया, टू ईथर्स फॉर डेमोक्रेसी, टू ईथर्स फॉर डेमोक्रेसी, द स्टोरी ऑफ सिरेन। अब हम लोग पढ़ेंगे 11वें राइटर का जिसका नाम है टी एस एलियट। टी एस एलियट जिनका टाइम पीरियड 1884 से 1965 था। टी एस एलियट जो कि पोएट और क्रिटिक भी थे, दोनों थे। टी एस एलियट पोएट और क्रिटिक दोनों थे। 1884 से 1965 टाइम पीरियड था। टी एस एलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? टी एस एलियट को नोबेल प्राइज़ 1948 में मिला था। ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1948 में। नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला 1948 में टी एस एलियट को, और उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी मिला 1948 में टी एस एलियट को। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ फेवर एंड फेवर पब्लिकेशन, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ फेवर एंड फेवर पब्लिकेशन। टी एस एलियट जो थे उनको नोबेल प्राइज़ 1948 में मिला, और वो डायरेक्टर भी थे फेवर एंड फेवर पब्लिकेशन के। इनका फेमस वर्क, टी एस एलियट का जो फेमस वर्क था द वेस्ट लैंड था। टी एस एलियट का जो फेमस वर्क था द वेस्ट लैंड था। टी एस एलियट का जो फेमस वर्क था द वेस्ट लैंड था। टी एस एलियट का जो फेमस वर्क था द वेस्ट लैंड 1922 में डेडिकेट किसे था? तो इर्जा पाउंड को डेडिकेट था। द वेस्ट लैंड डेडिकेट किसे था? तो द वेस्ट लैंड के राइटर है आपके टी एस एलियट। ये डेडिकेट किया गया था इर्जा पाउंड को। द वेस्ट लैंड में 433 लाइन थे। 433 लाइन आपके 433 लाइन थे आपके द वेस्ट लैंड में। ये द वेस्ट लैंड 5 पार्टों में बटा हुआ था। फिर इसके बाद टी एस एलियट का जो द वेस्ट लैंड पोएम के बाद जो दूसरा पोएम है वो है ब्यूरियल ऑफ डेड, 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 ब्यूरियल ऑफ डेड। द गेम ऑफ चेस, द गेम ऑफ चेस किसका वर्क है? टी एस एलियट का है। द फायर सरमॉन, द फायर सरमॉन किसका वर्क है? टी एस एलियट का है। द फायर सरमॉन किसका वर्क है? तो टी एस एलियट का है। द फायर सरमॉन किसका वर्क है? तो टी एस एलियट का है। डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर किसका है? तो टी एस एलियट का है। वाट द थंडर सेड, वाट द थंडर सेड किसका है? तो टी एस एलियट का है। द वेस्ट लैंड जो कि टी एस एलियट ने लिखा था, द वेस्ट लैंड का जो फर्स्ट लाइन था अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, और जो लास्ट लाइन था द वेस्ट लैंड का जिसे शांति 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 कहा जाता था। द वेस्ट लैंड किसका लिखा हुआ था? तो टी एस एलियट का लिखा हुआ था। टी एस एलियट का लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक, टी एस एलियट का जो वर्क था लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक, टी एस एलियट का जो वर्क था लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक। और इसी लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक में जो टी एस एलियट थे इसमें एक लाइन था आई एम नॉट ए प्रिंस हैमलेट, आई एम नॉट ए प्रिंस हैमलेट। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक, जो कि इसमें एक लाइन था आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। इनका प्लेज जो था टी एस एलियट का प्लेज जो था द रॉक था। मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल, द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल,
टी.एस. इलियट का था द रॉक, द मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल में 2 एक्ट था, चोरस और नैरेटर। चोरस 2 एक्ट था, चोरस एंड नैरेटर। इंग्लैंड की महिला थी, चोरस और नैरेटर। द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पोएट्री पार्टी, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। टी.एस. इलियट का जो फेमस प्लेस था 5 था, जिसमें पहला था द रॉक। द रॉक पहला था टी.एस. इलियट का, द रॉक। दूसरा था मर्डर इन द कैथेड्रल, द मर्डर इन द कैथेड्रल। दूसरा वर्क जो टी.एस. इलियट का था मर्डर इन द कैथेड्रल। तीसरा वर्क था द फैमिली रीयूनियन, द फैमिली रीयूनियन। चौथा जो था द कॉकटेल पार्टी। पाँचवा जो वर्क था द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। पाँचवा जो वर्क था द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क था। टी.एस. इलियट का जो फेमस प्लेस था, पहला द रॉक, मर्डर, दूसरा था द मर्डर इन द कैथेड्रल, तीसरा था द फैमिली रीयूनियन, चौथा जो था द कॉकटेल पार्टी, पाँचवा जो था द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क था। इनका फेमस प्रोज जो था, टी.एस. इलियट का जो फेमस प्रोज था 3 था, जिसमें पहले था सेलेक्टेड एसेज। पहला जो फेमस प्रोज था टी.एस. इलियट का, उसका नाम था सेलेक्टेड एसेज। दूसरा जो था द यूज पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म दूसरा फेमस प्रोज था टी.एस. इलियट का। और तीसरा था एलिजाबेथेन एसेज, एलिजाबेथेन एसेज। तो 3 फेमस प्रोज था टी.एस. इलियट का, जिसमें पहला था सिलेक्टेड एसेज, दूसरा था द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। ये टी.एस. इलियट का द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म को फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और तीसरा है एलिजाबेथेन एसे। तीसरा क्या है? एलिजाबेथेन एसे। पहला था जो फेमस टी.एस. इलियट का प्रोज था सेलेक्टेड एसेज था। दूसरा था द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और तीसरा था एलिजाबेथेन एसे। अब हम लोग 12वें राइटर जो कि W.H. ऑर्डन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड 1907 से 1973 तक था। He was influenced by G.M. Hopkins and T.S. Eliot। जो W.H. ऑर्डन थे, विलियम हॉर्बर्ट ऑर्डन, जो कि इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे G.M. हॉपकिंस और T.S. इलियट से। G.M. हॉपकिंस और T.S. इलियट से कौन प्रभावित थे? तो W.H. ऑर्डन थे। W.H. ऑर्डन का जो फेमस वर्क था, उनमें नाम आता है नॉन्स लुक स्ट्रेंजर, नॉन्स लुक स्ट्रेंजर, द एज ऑफ एंजाइटी, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द अननोन सिटीजन। 5 फेमस वर्क W.H. ऑर्डन के थे, जिसमें पहला था नन्स, चौथा था लुक स्ट्रेंजर, दूसरा था लुक स्ट्रेंजर। W.H. ऑर्डन का दूसरा था फेमस लुक स्ट्रेंजर। द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, W.H. ऑर्डन का जो तीसरा था द एज ऑफ एंजाइटी। द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। और जो 5वां था द अननोन सिटीजन, जो 5वां था द अननोन सिटीजन था।